गुड मॉर्निंग। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट का चैप्टर परचेज ऑफ बिजनेस या एक्विजिशंस ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब कभी कोई चलता हुआ व्यवसाय किसी के द्वारा ख़रीदा जाता है तो उसे परचेज ऑफ बिजनेस कहेंगे या व्यवसाय का क्रय कहेंगे। अब ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि जब कभी कोई चलता हुआ व्यवसाय किसी व्यक्ति के द्वारा ख़रीदा जाता है तो वह चलता हुआ व्यवसाय एक फर्म भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकता है। तो उसके द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा ख़रीदा जा रहा है वह भी फर्म हो सकती है या कंपनी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात आती है कि जो चलता हुआ व्यवसाय है उसका मूल्य क्या होगा। तो जब कभी क्रेता और विक्रेता के मध्य किसी प्रकार का समझौता होता है और उस चलते हुए व्यवसाय का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में क्रय प्रतिफल कहते हैं। अब आइए हम ये निर्धारित करें कि क्रय प्रतिफल किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, क्योंकि चलता हुआ व्यवसाय में कई प्रकार की संपत्तियां हैं और कई प्रकार के दायित्व हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्रेता है वह सारी संपत्तियां खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, सारे लायबिलिटी खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, या सारी संपत्तियां और सारी लायबिलिटी खरीद रहा है। तो ऐसी स्थिति में परचेज कंसिडरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने की दो विधियां हैं। पहला मेथड है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का अर्थ होता है कि जब कभी क्रेता और विक्रेता के मध्य निर्धारित कर लिया जाता है या समझौता हो जाता है कि चलते हुए व्यवसाय का मूल्य इतना लगाया जाता है तो वही परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। अर्थात जो मूल्य विक्रेता के द्वारा कहा जाता है और क्रेता के द्वारा उसकी सहमति प्रदान की जाती है तो वही परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। लेकिन परचेज कंसिडरेशन में यह होता है कि जो क्रेता कंपनी है या क्रेता है वह किस प्रकार से उसका पेमेंट करेगा, तो उसके संबंध में भी 3 बिंदु दिए गए हैं। जैसे कि नोट्स में दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट का ए पॉइंट, यदि क्रेता के द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान नकद में किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता के द्वारा जो सहमति प्रदान की गई है परचेज कंसिडरेशन की, उसके बराबर का मूल्य वह नकद में भुगतान करेगा। जिस प्रकार से उदाहरण भी दिया है मैंने एग्जाम्पल में कि यदि परचेज कंसिडरेशन दोनों की सहमति से 25 लाख रुपए होता है तो क्रेता के द्वारा 25 लाख रुपए का नकद भुगतान किया जाएगा और उसकी एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 25 लाख रुपए डेबिट किए जाएंगे और 25 लाख रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये पहली विधि है जो सबसे सरल है। दूसरी विधि के अंतर्गत आवश्यक नहीं कि जितना भी क्रय प्रतिफल निर्धारित किया गया है वह नकद में दिया जाए, बल्कि क्रेता कंपनी के द्वारा कुछ अंश या ऋण पत्र अगर निर्गमित किए जा रहे हैं तो क्रय प्रतिफल के बदले में उनको इशू करके भी उसका भुगतान किया जा सकता है। तो दूसरी स्थिति में मैंने समझाया है कि वही 25 लाख रुपए क्रय प्रतिफल है, लेकिन उसका जो भुगतान किया जा रहा है वह 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले हैं और 10,000 5% डिवेंचर 100 रुपये वाले हैं और 5 लाख रुपए नकद दिए जा रहे हैं। तो क्रय प्रतिफल का मूल्य तो वही 25 लाख है, लेकिन वह अलग अलग रूप में उसका भुगतान किया जा रहा है। तो एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए, टू 5% डिवेंचर्स 10 लाख रुपए और टू कैश 5 लाख। तो हम आवश्यक नहीं कि क्रय प्रतिफल नकद में ही भुगतान करें, हम अपने नई कंपनी के द्वारा जो भुगतान किया जा रहा है वह अंशों में भी हो सकता है, डिवेंचर्स में भी हो सकता है और नकद में भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन जो दी हुई है वह ये दी हुई है कि यदि जो क्रेता है वह विक्रेता को भी भुगतान कर रहा है और उसके जो फाइनेंसर हैं या उसकी जो लायबिलिटी है उनका भी पेमेंट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी हम परचेज कंसिडरेशन दूसरी विधि से निकाल सकते हैं, जो अगले पेज पे मैंने समझाई है। आपको अगर ये दिया जाए कि यदि जितना भी 25 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है उसमें से 5,000 इक्विटी शेयर और 5,000 डिवेंचर्स राम को दिए जाएं, क्योंकि ये जो बेचने वाली कंपनी है वह राम और लक्ष्मण की है।
तो राम को 5,000 इक्विटी शेयर दिए जाएँ और 5,000 5% डिवेंचर दिए जाएँ। इसी प्रकार से 5,000 इक्विटी शेयर और 2,000 5% डिवेंचर लक्ष्मण को दिए जाएँ और बाकी का जो नगद 5 लाख रुपए हैं और 3,000 5% डिवेंचर्स हैं जो उसके लाइबिलिटी पेमेंट के लिए भुगतान किए जाएँ या उनके किसी फाइनेंसर को दिए जाएँ। तो ऐसी स्थिति में टोटल परचेज कंसीडरेशन वही 25 लाख बनेगा। आप इलस्ट्रेशन में भी देखिए और मैंने सॉल्यूशन में भी दिखाया है कि राम को जो परचेज कंसीडरेशन मिल रहा है 5,000 इंटू 100 प्लस 5,000 इंटू 100 इजिकल टू 10 लाख रुपए। लक्ष्मण को जो परचेज कंसीडरेशन मिल रहा है 5,000 इंटू 100 प्लस 2,000 इंटू 100 7 लाख रुपए और उनके फाइनेंसर को जो दिए जा रहे हैं 5 लाख नगद और 3,000 इंटू 100 डिवेंचर अर्थात 8 लाख रुपए। तो टोटल 25 लाख रुपए का परचेज कंसीडरेशन हुआ। तो ये तीनों विधियां हम नेट पेमेंट मेथड में फॉलो कर सकते हैं और इसके आधार पर भी हम एंट्री बना सकते हैं। अब जो दूसरी विधि है वह है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड का अर्थ होता है कि जो कंपनी बेचने वाला है और कंपनी खरीदने वाला है उनके बीच में आपसी सहमति के बदले में हम ये कहें कि जो बेचने वाली कंपनी है उसकी नेट एसेट्स कितनी हैं, अर्थात नेट एसेट्स का मूल्य होता है उसकी जो इतनी भी कुल संपत्तियां हैं उसमें से कुल दायित्वों को घटा दिया जाए। अब ये कुल संपत्तियां और कुल दायित्व जो घटाए जाएंगे वह हमेशा रिवैल्यूएशन प्राइस पर घटाए जाएंगे या लिए जाएंगे। तो परचेजर के द्वारा जितनी भी संपत्तियां ली जा रही हैं और जितने भी लायबिलिटी लिए जा रहे हैं वह रिवैल्यूड प्राइस पे लिए जाते हैं। हाँ, यदि किसी क्वेश्चन में रिवैल्यूड प्राइस नहीं दिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जो बुक वैल्यू होगी उसी का यूज किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नेट एसेट्स का कंप्यूटेशन करना आवश्यक है जो मैंने हेडिंग में दिया है। और नेट एसेट्स का कंप्यूटेशन करने के लिए मैंने आपको अर्थ भी समझाया है जो मैं पढ़ के बता रही हूँ। नेट एसेट्स कैन बी कंप्यूट बाय डिडक्टिंग agreed amount of liability out of revalued price of assets. If revaluation of assets and liability is not given then both should be taken at book value। जो मैंने आपको ऊपर बात बताई है वही कि जितनी भी संपत्तियां हैं या जितनी भी लायबिलिटी है वह रिवैल्यूड प्राइस पे लिया जाएगा और जो दोनों का अंतर होगा उसको नेट एसेट्स मेथड कहते हैं। और यदि रिवैल्यूड प्राइस नहीं है तो हम उनको बुक वैल्यू पे लेते हैं। इसी चीज़ को हम समीकरण के आधार पे भी कह सकते हैं नेट एसेट्स इजिकल टू टोटल एसेट्स टेकन एट रीवैल्यूड प्राइस माइनस टोटल लायबिलिटी एट रीवैल्यूड प्राइस। अब आप लोगों के सामने एक चीज़ और आएगी कि कभी कभी कंपनी की बुक में कभी क्या अक्सर बुक में बैलेंस शीट में हमें गुडविल नहीं मिलती है, लेकिन जब कभी बिजनेस को ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है, स्पेशली बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में गुडविल का वेंडर के द्वारा गुडविल प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो भी व्यवसाय है उसकी गुडविल अवश्य होती है। तो ऐसी स्थिति में परचेजर और वेंडर दोनों डिसाइड करते हैं कि गुडविल का प्राइस क्या होना चाहिए या गुडविल पिछले वर्षों के लाभों के आधार पर भी ज्ञात की जा सकती है या गुडविल मार्केट वैल्यू के आधार पर भी ज्ञात की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी गुडविल डिसाइड होती है वह हम नेट एसेट्स में इन्वॉल्व कर देंगे या उसको जोड़ देंगे। और यदि ऐसी स्थिति है कि यदि गुडविल वैल्यू नहीं की गई है तो नेट एसेट्स यदि नेट लायबिलिटी पे ओवर वैल्यूड हो जाती है, कहने का अर्थ है कि नेट एसेट्स हमारी ज़्यादा हो जाती है और इफ़ मैं ये बताऊं आपको इंग्लिश में, इफ़ इट इज़ नॉट डिसाइडेड इट इक्वल टू एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड आर नेट एसेट्स। यदि ये डिसाइड नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम जो एसेट्स गुडविल जो फाइंड आउट करेंगे वह एसेट्स और लायबिलिटी के माध्यम से करेंगे। जो नेट एसेट्स आई है और नेट आपकी लायबिलिटी आई है जो हमने रिवैल्यूड किया है उसके आधार पर करेंगे। तो इसमें मैंने आपके तीसरे पेज पर बताया है कि इफ़ नेट पेमेंट इज मोर देन
मोर देन नेट एसेट इज गुडविल। अगर हमारा नेट पेमेंट जो है वह ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको गुडविल मानेंगे। और इसके लिए हम फॉर्मूला कह सकते हैं परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। जितना भी हमने परचेज कंसिडरेशन माना है उसमें से नेट एसेट्स घटा दीजिए। और नेट एसेट्स का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितनी भी कुल संपत्तियां हैं उसमें से कुल लाइबिलिटी घटा देनी है। तो परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ है उसमें से नेट एसेट्स घटा दीजिए तो आपकी गुडविल आ जाएगी। जस्ट लाइक मैंने आपको उदाहरण भी दिया है, गुडविल इज इक्वल टू नेट पेमेंट 10 लाख रुपए का है। नेट पेमेंट 10 लाख का मतलब परचेज कंसिडरेशन 10 लाख का है और नेट एसेट्स आपकी 7,20,000 की है। तो जो दोनों का डिफरेंस है 2,80,000 रुपये, वह गुडविल हो जाएगी। और यदि हमारी स्थिति अपोजिट हो जाती है कि हमारी नेट पेमेंट तो है कम और नेट एसेट्स हो जाती है ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में जो अंतर आएगा उसे कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा भी है, एग्जाम्पल नेट पेमेंट 10 लाख रुपए और हमारी नेट एसेट्स, मतलब हमने परचेज कंसिडरेशन 10 लाख ही रखा है और हमारी नेट एसेट्स माना एसेट्स माइनस लाइबिलिटी 12,20,000 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट में हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 2,20,000, अर्थात 12,20,000 माइनस 10 लाख। तो इस प्रकार से हमें परचेज कंसिडरेशन के साथ साथ में गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी फाइंड आउट करना होता है। अब मुख्य रूप से जो इस परचेज कंसिडरेशन के आधार पर या परचेज ऑफ बिजनेस है, मुख्य रूप से हमें जो 3 एंट्रियाँ करनी होती है वह अति आवश्यक है और ये परचेजर की बुक में होगी। और पहली एंट्री आपके सामने है, व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर परचेज। जब एसेट्स और लाइबिलिटी परचेज की जा रही है, किसके द्वारा? परचेजर के द्वारा। तो वह अपनी बुक में एंट्री करेगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी और टू वेंडर। जहाँ सन्ड्री एसेट्स है वहाँ पे प्रत्येक प्रकार की एसेट्स को लिखा जाएगा, जैसे फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अन्य जिससे पे फर्नीचर हुआ, इस प्रकार के जितने भी एसेट्स हुई और उनको सबको रिवैल्यूड प्राइस पर, और रिवैल्यूड प्राइस नहीं है तो बुक वैल्यू पर। और टू लाइबिलिटी में सभी प्रकार की लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर है, बॉन्ड है, बीपी है, ओवरड्राफ्ट है या एनी अदर टाइप। और टू वेंडर की जगह पर जो आपका जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है। अब अगर इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर आ जाता है, जैसे एसेट्स हो गई आपके 12,20,000 की और क्रेडिट के दोनों आइटम की टोटल हो गई आपके केवल 10 लाख रुपए, तो 2,20,000 हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व से। और इसी प्रकार से यदि क्रेडिट की जो टोटल है वह 15 लाख हो गई और एसेट्स की टोटल केवल 10 लाख हुई, तो गुडविल डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपए से। इस प्रकार से हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस एंट्री के माध्यम से हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एंट्री जो होगी वह जब कभी परचेजर के द्वारा वेंडर को पेमेंट किया जाएगा। तो ये एंट्रियाँ मैंने 3 आपको ऊपर भी समझाई है और फिर भी एक बार और, यदि केवल कैश में है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश के साथ यदि शेयर्स और डिबेंचर भी हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंशियल शेयर टू डिबेंचर टू कैश। और यदि हमने परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करने में किसी प्रकार की 2 महीने की या 6 महीने की लेट कर दी है, तो ऐसी स्थिति में हमें वेंडर को कुछ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होता है, तो उस इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक बात और बता दें कि जो क्वेश्चन मिलेगा वह 99% ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें केवल आपको ये 3 एंट्रियाँ करनी है या परचेज से संबंधित ही करनी है। नई कंपनी जो खुली है या नई कंपनी जिसने कि चलता हुआ बिजनेस परचेज किया है, वह ये 3 एंट्रियाँ तो करेगा। उसके अलावा यदि उसने मार्केट में अपने इक्विटी शेयर या डिबेंचर शेयर या प्रेफरेंशियल शेयर के लिए किसी प्रकार की एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, तो एप्लीकेशन से संबंधित जितनी भी एंट्री होती हैं इक्विटी शेयर की और डिबेंचर्स की और प्रेफरेंशियल शेयर की, वो हमें सामान्य वही सारी एंट्रीज करनी है जैसे हम पहले के चैप्टरों में सीख चुके हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल, इसी प्रकार से अलॉटमेंट ड्यू और रिसीव्ड ऑफ
अलॉटमेंट, इसी प्रकार से कॉल्स, ड्यू एंड रिसिप्ट, इस प्रकार से करना है और उसके बाद में इसकी बैलेंस शीट तैयार की जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अगली बार बताऊँगी।